गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम जितना भी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उसका रजिस्टर आपको कंप्लीट रखना है। रजिस्टर आप रेगुलरली अगर स्कूल आ रहे हैं तो लेकर आइए, और यदि स्कूल नहीं आ रहे हैं तो आप उसके फोटोज खींचकर मुझे सेंड कीजिए। आपकी लर्निंग रेगुलर होनी चाहिए। आप लर्न करके और उसकी वीडियो बनाइए और उसकी वीडियो भी मुझे व्हाट्सएप पर या फिर पर्सनल पर सेंड कीजिए। जितना भी हम कंप्लीट कर चुके हैं वो आपको याद भी होना चाहिए, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसमें यदि आपको कोई डाउट है तो वो आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज दे करके भी अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। स्कूल में डाउट क्लासेस लग रही है, यदि आपको स्कूल आकर के कुछ डाउट पूछना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जितना हम कंप्लीट कर चुके हैं वो आपको बता देते हैं। जो चैप्टर बिजनेस स्टडी में कंप्लीट हो चुके हैं वो चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट, फोर्थ प्लानिंग, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ स्टाफिंग, सेवंथ डायरेक्टिंग, एट कंट्रोलिंग एंड 9 बिजनेस फाइनेंस, ये अभी कंटिन्यू है। तो बिजनेस फाइनेंस में हम कितना कर चुके हैं ये भी आप देख लीजिए। 9 चैप्टर बिजनेस फाइनेंस, इसमें हम इंट्रोडक्टरी देख चुके हैं, मीनिंग, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेफिनेशंस एंड जो फाइनली इसकी डेफिनेशन इस जो समरी के रूप में है उसे भी आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं और इसके इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फंक्शंस जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोचेस एंड मॉडर्न अप्रोचेस, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल डिसीजन। ये चार्ट के माध्यम से आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से याद भी करना है और इसको समझना भी है। इन तीनों पॉइंट्स के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरह से हम हमारे फाइनेंस के डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने देखा था फाइनेंशियल प्लानिंग किस प्रकार से की जाती है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए जब हम पूंजी की टोटल अमाउंट को, टोटल राशि को, पूंजी के स्वरूप को और पूंजी के उचित प्रबंधन को, मतलब कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए हम सारी पॉलिसीज को पहले से जब डिसाइड कर लेते हैं तो वह फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम जितनी भी कैपिटल से संबंधित फ्यूचर के लिए जितने भी हम प्लान करते हैं और उसको जब हम पूरा डिसाइड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग जब हम अपनी एक्टिविटीज़ को भी करते हैं तो वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। इसकी 3 जो पॉइंट्स थे वो हमने बताए थे। एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसे कैपिटलाइजेशन कहा जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ असेट्स। फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के 8 पॉइंट्स थे, इसमें से 6 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। लिमिटेशंस और डिमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पूंजी संरचना। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि किस तरह से हमें पूंजी की राशि को अरेंज करना है, मतलब जो हमारी कैपिटल उसको किस प्रकार से हम कलेक्ट करें, किस तरह से एकत्रित करें। उसमें हम शेयर्स इशू करें, अपनी सारी सिक्योरिटीज को भी अरेंज करें और उस हर कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसमें कुछ एक ऐसा पार्ट होता है जो हमें काफ़ी लाभदायकता प्रदान करवा करके और अधिक जोखिमपूर्ण भी लास्ट में वह बन जाता है, क्योंकि वो कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वे यदि सब पूरी तरह से हमारे यहाँ भाग लेते हैं तो वे अपने सारे हकों को या अपने सारे अधिकारों को भी प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए एक ही तरह की जो पूंजी होती है वह पूंजी एकत्र करने के लिए हमें किसी एक ही प्रकार की सिक्योरिटीज को कलेक्ट करना होता है, जिसका सबसे ज्यादा पार्ट बिजनेस में माना जाता है।
कैपिटल स्ट्रक्चर जो होगा वह जो किसी भी फर्म होती है उसका जो स्थायी फाइनेंस मैनेजमेंट होता है उसको प्रभावित करता है। इस प्रकार कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले दो तरह से एलिमेंट होते हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल के नाम से जाने जाते हैं। यह हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। इसकी यदि आप फिर से पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो इसकी प्रीवियस वीडियो को देख करके और आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल हमने देखी है। मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी देखा है। नीड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्यों आवश्यकता होती है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, फॉर प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस। फिर इनके सोर्सेस देखे थे। शेयर कैपिटल, लोन कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट्स, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट सोर्सेस ऑफ बिजनेस ओनर एंड मॉर्गेज लोन। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स्ड असेट्स, किस तरह से हमें फिक्स्ड जो हमारी स्थायी संपत्ति है उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रिमिलरी एक्सपेंसेस, साइज ऑफ बिजनेस, एरियाज ऑफ बिजनेस। इसके बाद हमने देखा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारी जो होती है बिजनेस में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि जब हम हमारी कैपिटल को यूज़ करते हैं रेगुलर रूटीन वर्क में, सबसे ज़्यादा इसी कैपिटल का यूज़ किया जाता है। इसमें रोटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का हमने कल चार्ट भी बताया था, जिसमें हम सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, उसके बाद उसे हम फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं, उसके बाद उसे सेल आउट करते हैं, जिससे कि हमारे डेटर्स से हमें कैश प्राप्त होती है। तो ये जो कैश हमें रिसीव्ड होगी इसे फिर से हम रॉ मटेरियल परचेस करने में इन्वेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये रोटेशन जो होता है वर्किंग कैपिटल का ये चलता रहता है। वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशंस भी बताई थी। नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, इसके 5 पॉइंट आपको अच्छे से करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल दोनों का ये चार्ट के माध्यम से आपको समझाया गया था। जब किसी भी एक सीजन होता है तो सीजन में हमें वर्किंग कैपिटल कभी ज़्यादा लगती है, और जब सीजन समाप्त होता है तो उस कैपिटल की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बिजनेस का जो आकार होता है या किसे किस समय ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता है, यह उसके बिजनेस के किस तरह का बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है। और जो हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है वो फिक्स होती है, मतलब वो हम बिजनेस में जब स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो उसी से हमारा बिजनेस की सारी एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम किस तरह से कलेक्ट करें या किस तरह से हम उसका अरेंजमेंट करें, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे कि हम वर्किंग कैपिटल को अरेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने देखा था कि हमारी वर्किंग कैपिटल जो होती है वो दो तरह की होती है, एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरी फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। तो सोर्सेस ऑफ रेजिंग वर्किंग कैपिटल इज different for permanent and for fluctuating purpose. The main sources are as under. चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे दोनों ही प्रकार की जो कैपिटल होती है वर्किंग कैपिटल। सोर्सेस ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल कौन कौन से स्रोत हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। And sources of fluctuating capital, working capital, short-term loan from commercial banks, local traders and agents, short-term public deposits, reinvestment of profit for short-term loans from specialized financial institutions, sale of old assets and interest, dividend and received on investment. Permanent working capital is like a fixed capital. Only difference is that if is invested in current assets and not in fixed assets. Therefore, the sources of permanent working capital are same as the sources of fixed capital. Whereas money invested in fluctuating working capital is for short term or mid term only. Therefore, sources are also short term.
Some sources are common for permanent and fluctuating working capital both. The difference lies only in the time for which the money is needed. परमानेंट वर्किंग कैपिटल का जो प्रकार है वो फिक्स्ड कैपिटल की तरह ही रहता है। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि जो इन्वेस्ट करने वाले हैं लोग हैं वो उसमें कुछ समय के लिए ही पैसा देते हैं, और उसके बाद जितने भी सोर्सेस हैं जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल के हैं वो सेम सोर्स ही फिक्स्ड कैपिटल के भी होते हैं। इस प्रकार से जब हम इन्वेस्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल में, तो वो जो कम समय के लिए या बीच की अवधि में मिड टर्म ओनली जो कम अवधि के लिए हमें पैसा देते हैं वो शॉर्ट टर्म या हमारे अल्पावधि वाले इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो हमें परमानेंटली या फ्लक्चुएटिंग दोनों ही आधार पर लोन या हमारे सिक्योरिटीज को रख करके और अपने पैसे को लगाते हैं हमारे बिजनेस में। जब हमें आवश्यकता होती है तब वे हमें पूरी मुद्रा की व्यवस्था करते हैं या पैसों की हेल्प करते हैं, और अपनी सिक्योरिटीज को उसके बदले में जो अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है वो प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो डिफरेंस होता है दोनों में वो सिर्फ इतना होता है कि समय पर जो हमें पैसा दे रहे हैं, जो हमें कम समय के लिए आवश्यकता है वो शॉर्ट टर्म हमारे इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, और जो हमें लंबे समय तक के लिए हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से ऐसे तत्व है जो प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसको प्रभावित करने के लिए हमें यह देखना रहता है कि कितनी राशि का, कितनी अमाउंट का किस समय विशेष के लिए हमें मैनेजमेंट करना है। हम कौन सी हमारी करंट असेट्स में कितना हम इन्वेस्ट करें, और इस तरह से जब हम हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस लेते हैं तो इनके कोई सामान्य मापदंड नहीं होते हैं या हमारे पास ऐसे जनरल इनके कोई मेजरमेंट नहीं होते हैं, जिसे सभी समस्याओं के लिए हम उद्योगों पर समान रूप से लागू कर सकें। हर बिजनेस के लिए मतलब प्रत्येक बिजनेस के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और बाय वर्किंग कैपिटल वी मीन दैट कैपिटल विच इज नीडेड फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मैन फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल आर एज अंडर। जो हम स्मूथली बिजनेस को चला सकें तो तब हमें जिस कैपिटल की आवश्यकता होती है वह वर्किंग कैपिटल कहलाती है। उसे कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं उसे पॉइंट वाइज यहाँ समझाया गया है। फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। सम बिजनेसेस नीड मोर वर्किंग कैपिटल while other need more of fixed capital. For instance, service industries required less of working capital, whereas manufacturing goods unit needs more of working capital as compared on to fixed capital. In the same way, in consumers goods industry, more of working capital is needed, but in basic infrastructure industry, comparatively more of fixed capital is needed than the working capital. बिजनेस का नेचर कैसा है इस पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। जो रेगुलरली और निश्चित मांग वाले जो बिजनेस होते हैं उनमें अपेक्षाकृत कम वर्किंग कैपिटल से काम चल जाता है, क्योंकि जो रेगुलरली और निश्चित जो मांग होती है जो उससे जो हमारी कैश का फ्लो होता है वह बना रहता है, और निश्चिंतता होने से जो स्टॉक होता है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। जिन बिजनेस में मशीनीकरण की ज़्यादा मात्रा कम और जो लेबर होती है वुमेन लेबर उसकी मात्रा अधिक होती है, उन इंडस्ट्री में बिजनेस की अपेक्षा उन बिजनेस में अधिक वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, जहां मशीनरीज का ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। मानो जो ह्यूमन श्रम होता है, लेबर होती है वुमेन लेबर, उसकी मात्रा में कम काम लिया जाता है।
मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जहाँ मशीनों से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मशीनों का ज़्यादा यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाएगा, वहाँ हमें लेबर कम देनी रहती है, इसलिए वहाँ हमें वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। और जहाँ वुमेन लेबर ज़्यादा वर्क करती है, ज़्यादा काम करती है, वहाँ लेबर के रूप में हमें ज़्यादा अमाउंट पे करनी रहती है, इसलिए वहाँ हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बिजनेस की जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, उसके आधार पर वर्किंग कैपिटल प्रभावित होती है। सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस यूनिट्स विच ऑपरेट्स ऑन लार्ज scale need more working capital, whereas business unit which are of small scale fixed lesser working capital। जो हमारा बिजनेस का साइज होता है, आकार, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा वर्किंग कैपिटल की हमें कितनी आवश्यकता है। बिजनेस या फर्म के आकार पर भी जो वर्किंग कैपिटल है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। बिजनेस का आकार जितना बड़ा होगा, वर्किंग कैपिटल भी उतनी ज़्यादा ही वहाँ पर यूज़ की जाती है और लगती है। उतनी ही कार्यशील पूंजी की हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी, क्योंकि बड़े बिजनेस में हमें फिक्स्ड कैपिटल बहुत अधिक रखनी होती है, जिसके लाभदायकता उपयोग के लिए हमें अधिक वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्शन साइकिल। द लेंथ और ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस also affects working capital requirement. Where production takes longer time, more working capital is required because more funds are needed for raw material, labor and other expenses. On the contrary, smaller production cycle needs less of working capital. जो हमारा प्रोडक्शन का साइकिल है, प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस पर भी डिपेंड करता है कि हमें वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी। यदि हमारी प्रोडक्शन की प्रोसेस जनरली लॉन्ग टर्म की है तो उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन की प्रोसेस लॉन्ग होती है, जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसे फिनिश गुड्स में चेंज करने में काफ़ी अधिक समय लगता है और अधिक उसके लिए हमें वेयर हाउस की भी आवश्यकता होती है और जितने ऊपरी खर्चे होते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी ज़्यादा लगते हैं। इसलिए वर्किंग कैपिटल की हमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। सेल ऑफ गुड्स। इफ बिजनेस इज ऑल्सो टू सेल गुड्स सून और मोस्ट ऑफ द सेल्स आर फॉर कैश, देन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। Whereas when sales are on credit and when credit period is long, then more of working capital is needed. For instance, medical shop or sweet shop will sell mostly for cash requirement, require less working capital in comparison to garment store or a wholesale cloth merchant. जिस तरह से हमारा माल बिकता है, सेल्स होता है, उस सेल्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ वर्किंग कैपिटल किस तरह से हो यह डिसाइड किया जाता है। वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पे हम क्रेडिट गुड्स सेल करते हैं और लंबे समय के लिए हम उन्हें पैसा डिमांड नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा लगेगी कंपैरिजनली उसके कि हमारे पास कैश सफिशिएंट हो। हमारे पास जो कैश होता है वो कैश की हम जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी पूर्ति हम जो हमारा माल सेल आउट करते हैं उससे कर लेते हैं। जो हमारे पास क्रेडिट हमने ट्रांजैक्शन किए हैं, क्रेडिट हमने गुड्स सेल किए हैं, उसके कंपैरिजन में जो हमारे पास कैश सेल्स किया है उसके लिए हमारे पास जल्दी से पैसा हमारे डेटर्स दे देते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए जब हम डिस्काउंट पर या फिर हम कुछ अच्छी शर्तें दे करके गुड्स सेल करते हैं तो उसमें भी हमारा जो पैसा है वो जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो उसके कंपैरिजन में जो क्रेडिट सेल्स करते हैं उनके पास वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि जो मेडिकल शॉप्स होती है और स्वीट शॉप होती है, मिठाई की दुकानें होती है, उनके पास ज़्यादा कैश, चूँकि वो एक कैश का ही ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश लेकर के ही अपने गुड्स को सेल करते हैं, तो उनके पास इतनी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती जितनी कि गारमेंट स्टोर या होलसेलर क्लॉथ मर्चेंट के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है।
Next point, terms of trade. The terms of business also have a lot of bearing on working capital requirement. If raw material can be had on credit and finished goods are sold for cash, then less working capital is needed. On the other hand, if purchase have to be made for cash and sales are on credit, then business will need more working capital. The happens is most of the wholesale trading business, whereas margin are less and to the benefits and take benefits of cash discount. Wholesalers purchase for cash but have to sell on credit, have more sales. शर्तों के अकॉर्डिंग जब टर्म्स रखी जाती है बिजनेस में, तो यदि हमने कच्चा माल उधार मिल जाता है तो हम कम वर्किंग कैपिटल में भी काम चला सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास रॉ मटेरियल खरीदना है और वह हमें नगद ही मिल रहा है और उसके लिए माल प्राप्त करने के लिए उसके जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं उनको एडवांस में यदि हमें पे करना रहता है तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि रॉ मटेरियल की हमारी समस्त एनुअल जो जितनी भी नीड्स है उन सबको फसल के समय ही हम परचेस करते हैं और स्टॉक में रखते हैं, तो हमें अधिक वर्किंग कैपिटल या ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत यदि हम हमारे जो गुड्स है उसे पूरे वर्ष बिजनेस करते हैं उसके लिए, तो हम कम वर्किंग कैपिटल में भी काम चला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो ट्रेड की टर्म्स होती है उससे भी प्रभावित होती है कि हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी हो। सीजनल चेंजेस इन केस ऑफ दोज इंडस्ट्रीज whereas the demand of finished goods is seasonal, or in the case of agriculture production where showing done in only some seasons of the year. The working capital requirement keep on changing. In off-season period, less of working capital is needed. सीजन चेंजेस होने से मतलब मौसम के परिवर्तन या प्रकृति के बदलने से जिन उद्योगों में उत्पादन कार्य किसी एक मौसम में ही किया जाता है, जैसे चीनी का उद्योग होता है, मतलब जो शुगर कैन इंडस्ट्री होती है, उनमें हमें चीनी जब खरीदनी होती है तब हम सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का यूज़ करते हैं। तो किसी ऋतु विशेष में, किसी सीजन विशेष में, जैसे गर्म कपड़े हैं, जो रेन कोट्स होते हैं, बरसाती कोट होते हैं, और उनके लिए जब हमें बिजनेस के लिए उसमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो उसके लिए हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, business cycle. Market conditions don't remain same all the time. Economic conditions keep on changing. In every business, a period comes when business activity is high or low due to boom and showdown in the economy. This is bound to happen. It is natural and integral part of business life. Boom and depression in the market cause change in the working capital requirement. डिप्रेशन मतलब जो मंदी होती है, जो हमारे यहाँ की तेजी और मंदी का दौर चलता है, उस पर भी डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल का। व्यापारिक जो तेजी होती है और मंदी, दोनों ही कालों में हमें अधिक वर्किंग कैपिटल या ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। तेजी के समय जो उत्पादक होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसको ज़्यादा उत्पादन या प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल उसे ज़्यादा रखना पड़ता है, जिसके लिए उसे अधिक वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत जब डिप्रेशन होता है, मतलब मंदी होता है, तो उसके समय विक्रय की जो सेल्स की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो गुड्स होता है, जो हमारा फिनिश गुड्स है, उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें वर्किंग कैपिटल का विनियोग भी बढ़ जाता है और तब हमें कम आवश्यकता होती है वर्किंग कैपिटल। 8 point, banking connection. The companies which maintain goods relation with bank and which have established goodwill can easily raise fund from banks. They can borrow fund at short time
टाइम नोटिस इजीली एंड रन देयर बिजनेस स्मूथली। जिनके बैंकिंग से अच्छे संबंध होते हैं, बैंक से अच्छे संबंध होने के कारण उन कंपनियों को जिन्होंने अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ में बैंकों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस किए हैं, उनके अच्छे रिलेशंस हैं उनसे, तो बैंकों की दृष्टि से जिनकी गुडविल अच्छी होती है और समय पड़ने पर जो बैंक्स होती है वो उन्हें फाइनेंस की व्यवस्था भी कर देती है, तो वे अपना कार्य चालू या जो हमारे करंट डेटर्स हैं उनके आधार पर भी कंटिन्यू अपने इजीली अपने बिजनेस को चला सकते हैं। इसलिए जो पर्याप्त एक्सपीरियंस होता है या जो स्किल्ड का यूज़ होता है वो यूज़ करके और बिजनेस को अपने बहुत सारे टर्म्स और ऐसी सारी शर्तें जो कि एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी होती है वे सब रख करके ही उसे बिजनेस करना चाहिए और अपने बैंकों के साथ इस तरह से संबंध बना लेना चाहिए कि जब भी आवश्यकता हो तो बैंकिंग से हेल्प लेकर के अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। तो ऐसी जहाँ पर व्यवस्था होती है उन्हें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम होती है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इट इज द if the cost of raw material constitutes a small portion of the total cost of production, the firm will require smaller amount of working capital. On the other hand, if the cost of raw material constitutes a major portion of the total cost of production, the firm will require relatively more working capital. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पर कच्चे माल की पूर्ति के लिए हमें उसकी कॉस्ट कम देनी पड़ती है और ज़्यादा जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है उसकी बहुत ही लेज़र अमाउंट जब हम पे करके और हमारे प्रोडक्शन को हम कर लेते हैं तो वहाँ हम अपनी कम वर्किंग कैपिटल में भी काम चला सकते हैं। लेकिन जहाँ हमें रॉ मटेरियल के लिए जो हमारी टोटल कॉस्ट का रॉ मटेरियल हमने परचेस किया है उसे जब हम ज़्यादा अमाउंट दे करके पे करके और उस मटेरियल को परचेस करते हैं या उसकी कॉस्ट हम लगाते हैं तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता हो। 10. रेट ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, द फर्म्स प्लानिंग टू एक्सपांड their activities will require more amount of working capital for expansion of business. They need to increase scale of production. This means more raw material and more other inputs, thus more working capital require. ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम बिजनेस का ज़्यादा विस्तार कर लेते हैं। जो हमारे विकास की जो दर होती है, रेट ऑफ जो हमारा एक्सपेंशन होता है, उसमें बिजनेस के डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी वर्किंग कैपिटल की भी जो नीड्स होती है वो बढ़ती जाती है। जिस तरह से हमने डेवलपमेंट किया है और वर्किंग कैपिटल में वृद्धि की है उसमें पूर्ण हमारे दोनों के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए, नहीं तो जो पूंजी की कमी होती है, जो हमारी कैपिटल की कमी होती है वो विकास में हमारे बाधा पड़ सकती है। तो सामान्य विकास का जो वित्त पोषण होता है प्रायः लाभ के पुनर्विनियोजन मतलब री इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही किया जाता है। यदि हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट्स हैं उन्हीं को री इन्वेस्टमेंट करके फिर से पुनर्विनियोग करके और बिजनेस में लगा करके हम हमारी वर्किंग कैपिटल की यूज़ को कम कर सकते हैं। किंतु यदि विकास की योजना बड़ी हो, हमारा डेवलपमेंट की हमारी ज़्यादा डिमांड हो और ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट हम चाहते हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल जो लॉन्ग टर्म या फिर मिड टर्म जो हमारी सिक्योरिटीज होती है उनके आधार पर हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग इफिशिएंसी। If the firm having low degree of operation efficiency, it requires more working capital as compared to the firm having high degree of operating efficiency. जो हमारे बिजनेस की प्रोडक्शन की जो हमारे यहाँ उत्पादन का कार्य होगा, प्रोडक्शन होगा, तो उसमें यदि हमारे यहाँ लो इफिशिएंसी से काम किया जाता है तो वहाँ हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है कंपैरिजनली उसके कि हम हायर एफिशिएंसी से हमारी अधिक कार्यक्षमता से कार्य करवाएं, वहाँ हमें कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगी। अदर फैक्टर्स,
Other factors like bank, insurance, transportation, etc. have lot of impact on working capital requirement. Countries or regions that have well-developed infrastructural facilities of banking, insurance and transport etc. will need less working capital. This is because efficient and developed banks will make it possible to send and receive payment in shortest possible time. Efficient insurance will settle the claim quickly, and efficient and developed transport system will make movement of goods fast, resulting in lesser requirement of working capital in the business. जो इसके अदर फैक्टर्स है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब का भी वर्किंग कैपिटल पर की कितनी आवश्यकता है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारे देश में डेवलप्ड है, जो हमारे बिजनेस में हम पूरी नई स्किल्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक बार जो फिक्स्ड कैपिटल लगा करके और उसका ही यूज़ करना होता है। लेकिन जब हम बार बार हमारे बिजनेस में कुछ चेंज चाहते हैं, नवीनीकरण चाहते हैं, तो उसमें हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। क्योंकि जब हम ज़्यादा इफ़िशियंसी से ज़्यादा डेवलपमेंट करके और बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो हम हमारे यहाँ वर्किंग कैपिटल को रूटीन में लेकर आते हैं। इसलिए रूटीन वर्क के लिए और नई नई जब हम टेक्नोलॉजी को लाते हैं, तो उसके लिए हमें बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, यहाँ आपको 6 पॉइंट्स के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस होता है। हमने इंडिविजुअली वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल पढ़ लिया है, तो ये डिफरेंस को आपको बहुत अच्छे से देखना है, इसे समझ करके और इसे याद भी करना है। ये डिफरेंस यदि आप याद कर लेंगे तो क्लियर होगा कि आपने वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल को अच्छे से समझ लिया है। तो इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है, याद करना है, इसे लर्निंग की वीडियो भी बनानी है और मुझे सेंड करनी है। ये आपका होमवर्क है। आपको ये बिल्कुल इफ़िशिएंटली, मतलब पूरी तरह से आपको एक्टिव रह करके ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टडी है वो किस तरह से चल रही है, आपको कितना लर्न रेगुलरली करना है। और यदि आपकी रेगुलर लर्निंग होती रहेगी, आप लर्न करते रहेंगे, तो आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए अब आप अपनी स्टडी की ओर से विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसे उसी दिन पूरा करके और या तो ग्रुप पर सेंड कीजिए या फिर स्कूल में जब आते हैं तो लिखा हुआ दिखाइए और चेक कराइए। तो इस प्रकार से आपकी जो रेगुलर स्टडी चलती रहेगी, तो उससे आपको कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप क्लियर उसे उसी समय कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो